दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। आज मेरी चोरी पकड़ ली गई थी। दिल धक से धड़क कर रह गया था। वो सर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से मुझे देख रही थी और मैं इस बात से लापरवाह कि रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। उसकी आंखों में डूब जाने की हद तक उसकी नज़र से नज़र मिलाए हुए था। मैं उसकी आंखों की जद से तब बाहर निकला जब उसने एक पल को अपनी पलकें झपकाई थीं। उस समय मेरी आंखें उसके गुलाबी होठों और उसके संगे मरमरी गर्दन की राह से फिसलकर उसके उस जादुई हिस्से पर ठहर गईं, जैसे उठी हुई चोटियों ने किसी पर्वतारोही का रास्ता रोक दिया हो। इस समय वो ऊपर की तरफ देख रही थी, इसलिए यूं लगा कि किसी परी के ऊपर दो उजले कबूतर बैठे हैं जो बस पंख फड़फड़ाकर उड़ना चाहते हैं। मेरी आंखें उन उजले कबूतरों के जोड़े में ही उलझी हुई थीं कि उसने मेरी आंखों की शरारत को पहचान लिया था और अगले ही पल अलगनी पर टंगे तौलिए से उसने अपने बदन को ढक लिया था। उस समय मुझे यूं लगा जैसे कबूतर किसी शिकारी की आहट पर अपने दरबे में दुबक गए हों। दुबक तो मैं भी गया था। 16 साल के मेरे मन ने समझ लिया था कि तूफान आएगा और इसी तूफान के डर से मैं तमाम दिन डरा सहमा अपने कमरे में दुबका रहा। दिन ढल के शाम हो चुकी थी पर तूफान ने अब तक दस्तक नहीं दी थी। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। मैंने देखा कि वो दीदी के साथ घर आ गई थी। सच पूछो तो मैं उसका इंतज़ार भी करता था। इंतज़ार तो आज भी कर रहा था, पर उसे देखते ही मेरा दिल धड़क गया था। ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में उसकी पहनी हुई सफ़ेद उजली शर्ट, उसकी गोरी रंगत में 4 चांद लगा रही थी और रात के अंधेरे की कालिमा उसकी पहनी हुई काली शलवार से आंखें लड़ाकर उसकी जुल्फ़ों की काली रंगत से इजाफा कर रही थी। ऋषि, ज़रा एक गिलास पानी तो पिलाना। जब उसने ये कहा तो मेरा ध्यान टूटा। पानी देते समय जब उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकरा रही थीं, तब मेरे दिल में ये सोच बुलंदी पर थी कि अब वो मेरी दीदी के सामने ही मुझसे मेरी चोरी का जिक्र करेगी, और उसने ऐसा नहीं किया और थोड़ी देर में वो चली गई। बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देकर वो अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई थी। मेरे और उसके मामा का घर बिल्कुल अगल बगल में था। वो 20-21 साल की एक गोरी छरेरी और खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम पूजा था। पूजा के मामा के घर बाथरूम नहीं था, इसलिए वो नहाने के लिए मेरे घर आ जाया करती थी। एक दिन जब वो बाथरूम में थी, मैं अपने बेचैन दिल के साथ टहलते हुए छत पर पहुंच गया। छत पर टहलते हुए मेरी नज़र बाथरूम की छत के उस हिस्से पर पड़ी जिसे पापा ने दूसरी मंजिल पर पानी ले जाने के लिए नल का इंतज़ाम करवाने के लिए ठीक किया था। इस समय वो हिस्सा एक टीन के टुकड़े से ढका था। मैंने धड़कते दिल से घुटनों के बल बैठकर टीन के टुकड़े को हल्का सा एक तरफ सरका दिया। मेरी नज़रों ने नीचे बाथरूम में झांका तो मुझे यूं लगा जैसे बाथरूम में कमल का फूल खिला हो। फिर तो ये मेरा रोज़ का मामूल हो गया था। उधर पूजा मलमल कर नहाती रहती और इधर मैं उसके रूप सागर में डूबा रहता। पर आज वो कुछ देर से आई थी। मैं तो उसका इंतज़ार ही कर रहा था। उसके बाथरूम में जाने के कुछ देर बाद मैंने छत पर जाकर टीन को सरकाया, पर तभी सूरज की रोशनी 1000 वाट के बल्ब की तरह बाथरूम में कौंधी। पूजा ने चौंक कर रोशनी आने के रास्ते को देखा तो वहाँ पर मुझे बैठा पाया। मेरी चोरी आज उसके सामने थी, पर अब तक उसने इसका जिक्र किसी से नहीं किया था, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। एक शाम को मैं घर पर अकेला कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई बैठा है। नज़रें उठाई तो सामने पूजा थी। क्या लिख रहे हो? पूछते हुए उसने वो कागज़ अपनी ओर खींच लिया। उस कागज़ के टुकड़े पर मैंने क्या लिखा था सिवा उसके नाम पूजा के। पूजा ने तह करके वो कागज़ अपनी स्कर्ट की जेब में रख लिया और फिर मुस्कुराकर बोली, हमें भी वो जगह दिखाओ जहाँ से तुम हमें देखा करते थे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था। वो छत की तरफ जाने वाले जीने की तरफ चल दी और मैं उसके पीछे
کھلتے تاروں کی اس رات کو ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں۔ پوجا بھلے ہی مجھ سے بڑی تھی، پر وہ بھی جسمانی سمبندوں سے انجان ہی تھی، اور میری تو بات ہی کیا، میں نے تو 16 ہی ساون دیکھے تھے۔ کھلے آسمان تلے ہم ایک دوسرے کو پانے کو اتاولے تھے، پر ہماری نادانی ہمارا امتحان لے رہی تھی۔ مجھے اپنے سینے میں بھینچ کر پوجا بولی، رشی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلے میرے نام کی گرمی نے کامیابی کی راہ مضبوط کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں پوجا کا ہاتھ پکڑ کر نیچے آ گیا۔ میرا ہاتھ چھڑا کر وہ جاتے ہوئے بولی، رشی ایک کام کرنا۔ میں نے پوچھا کیا؟ چھت پر پڑے خون کی بوندوں کو پانی سے صاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ تو چلی گئی اور میں ہاتھ میں بالٹی لے کر چھت کی اور چل دیا۔ پوجا اس رات کے بعد پھر مجھے دکھائی نہ دی۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میں نے کئی دن کی تڑپ کے بعد اپنے دل کو تسلی دی کہ وہ جب اگلے سال گرمیوں کی چھٹیاں بتانے آئے گی تو جی بھر کے اس سے بات کروں گا، اسے آغوش میں بھروں گا۔ مگر میرے لاکھ انتظار کے بعد وہ پھر کبھی گرمی کی چھٹیاں بتانے کے لیے ہمارے گاؤں نہیں آئی۔ میں اپنی ٹی این ایج میں ایک لڑکی کی طرف آکرشت ہوا۔ اس کے جسم کو میں نے حاصل کیا تھا۔ میں جب بھی تنہا لیٹتا مجھے لگتا کہ میں کسی حسینہ کے جسم سے لپٹا ہوا ہوں۔ میری نس نس کام جور سے جل اٹھتی، میں بے چین ہو جاتا۔ میں کوشش کرتا کہ رات میں اکیلا نہ رہوں، بس اس لیے دوستوں کے ساتھ دیر رات تک گھوما کرتا۔ ایسے ہی ایک رات میں پاس کے ایک گاؤں کی محفل میں پہنچ گیا، جہاں طوائفیں اپنے حسن کے عجب سما باندھ رہی تھیں۔ لوگ ان کے تھرکتے قدموں کی لے پر واہ واہ کر رہے تھے۔ میری نظر بھی ایسے ہی تھرکتے ایک جوڑے پاؤں پر ٹک گئی تھی۔ وہ ایک میرے عمر کی سندر نین نقش والی طوائف تھی، جسے لوگ گنجا کے نام سے پکار رہے تھے۔ جب تک گنجا اس گاؤں میں رہی، میں روز اس کی محفل میں حاضر ہوتا رہا۔ میری اس حاضری کو یقیناً اس نے توجہ دی تھی، اور یہ توجہ اتنی گہری تھی کہ ایک رات جب وہ رقص کی محفل کے بعد کمرے میں آرام کر رہی تھی تو میں اس کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے پاس لیٹی دوسری طوائف کو باہر جانے کا اشارہ کر کے میری طرف اپنی مرمری باہیں پھیلا دیں۔ جس کام جوور کو پوجا نے میرے شریر میں جگایا تھا، اسے میں گنجا کی باہوں میں شانت کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے گاؤں گئی تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں بھی جا پہنچا، اور وہیں پر میں نے شالو کو دیکھا۔ شالو گنجا کی چھوٹی بہن تھی اور اس سے بھی زیادہ حسین۔ شالو کو دیکھنے کے بعد جب میں گنجا کے ساتھ لیٹتا تو مجھے لگتا کہ میں شالو کے ساتھ لیٹا ہوں۔ شالو کے پرتی میری آکرشت نگاہوں کو شاید گنجا اور اس کی ماں نے سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ دونوں گاہے بگاہے مجھے شالو سے دور کرنے کی ہدایت کر رہی تھیں۔ شالو اب میرے خوابوں میں آنے لگی تھی۔ اسی بیچ مجھے لکھنؤ کے ایک کالج میں بی ٹیک میں ایڈمیشن مل گیا۔ لکھنؤ جانے سے پہلے میں شالو کو پانا چاہتا تھا، اس کی گود میں سر رکھ کر سونا چاہتا تھا۔ اپنی اسی سوچ کے لیے میں اس رات گنجا کے گھر جا پہنچا۔ ایک بڑی محفل اس رات گنجا کے گھر سجی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر گنجا مسکرا کر اٹھی، میرے پاس آ کر بولی، آؤ رشی بیٹھو۔ میں نے پوچھا، گنجا یہ محفل، یہ اتنے لوگ کس لیے ہیں؟ شالو کے لیے، اتنا کہہ کر وہ مسکرائی۔ میں سمجھا نہیں۔ شالو کا نام آتے ہی میں اتاولے پن سے بولا، آج اس کی نت اترائی ہے۔ گنجا میرے قریب آ کر میری قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے بولی، نت اترائی؟ کوٹھے کی اس بھاشا سے میں اب تک بخوبی پریچت ہو چکا تھا اور اچھے سے اس کا مطلب بھی جانتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے گنجا کو اپنے سے پرے کو ڈھکیل دیا۔ زمین پر گنجا کے گرنے کی آواز سن کر وہاں پان چباتے ہوئے اس کی ماں بھی آ گئی۔ زمین پر گنجا کو گرا ہوا دیکھ کر وہ ہاتھ نچا کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بھی تنک تیز آواز میں بولا، مجھے شالو سے دور رہنے کی ہدایت دے کر تم لوگ اس کی نتھ اترائی کی رسم کر رہے ہو۔ ہاں تو تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق؟ گنجا کی ماں ایک کونے میں رکھے پیک دان میں پان کی پیک تھوکتے ہوئے بولی، میں شالو کو چاہتا ہوں، تم شالو کو نہیں۔
बल्कि उसके जिस्म को चाहते हो, जिसकी कीमत किसी ने 25,000 रुपये दी है। सौदा हो चुका है। सौदा? मैं तनिक रोब से बोला। एक मासूम लड़की का सौदा करके तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनकर वो अधेड़ औरत बिफर गई। न जाने कितनी बातों की बौछार उसने मुझ पर कर दी। बस मुझे उसकी आखिरी बात याद रही, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आकर घुटनों पर बैठकर हमारे पैर चूमते हैं। वहाँ से निकलते हुए मैंने कहा, तुम्हारे पैर चूमे हमारा जूता। मेरी बात सुनते ही वो दहाड़ कर बोली, एक दिन किसी हम जैसी के पैर तू भरी महफिल में छुएगा। उस दिन मुझे याद करना, वो चिल्ला रही थी। उसके वो शब्द पिघलते हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतर रहे थे। मैंने पलटकर भी नहीं देखा और तेज़ कदमों से मैं वहाँ से चला गया। लखनऊ शहर ने मेरे जवान होते जिस्म में अंगड़ाई भर दी थी। जिधर देखो उधर खूबसूरती बिखरी पड़ी थी। अब मैं 20 साल का सजीला नौजवान था, जो लखनऊ के एक मशहूर कॉलेज से बीटेक कर रहा था। मैं पढ़ने में तो बचपन से ही होशियार था और इसी वजह से क्लास में मेरी धाक बैठ गई थी। लड़के और लड़कियां सब मेरी तरफ आकर्षित थे, पर मैं सिर्फ लड़कियों की तरफ आकर्षित था। जब खूबसूरत लड़कियां स्लीवलेस टॉप और स्किन टाइट जीन्स पहनकर खूबसूरती की गुड़िया बनकर मेरे सामने आती और होंठों पर मुस्कान लाकर हाय ऋषि कहती, तो मेरा दिल बल्लियों उछल जाता। मेरे मन और शरीर में जो जुअर पूजा ने भरा था, वो ना तो उतरा था और ना ही गुंजा और उसकी माँ का दिया हुआ दर्द कम हुआ था, बल्कि यूं कहें तो और ज़्यादा उफंड गया था। लगातार 2 साल तक क्लास में टॉप आकर मैंने अपनी धाक पूरे कॉलेज में बैठा ली थी। अब न सिर्फ मेरी क्लास की, बल्कि पूरे कॉलेज की कई लड़कियां मेरी दोस्त थीं। उनमें से कई लड़कियां अपनी मर्जी से तन्हाई में मेरे करीब आकर मेरे साथ हम बिस्तर हुई थीं। वो खिलते गुलाब के ताज़ा फूल की तरह थीं। मुझसे 2 साल जूनियर संध्या चौधरी उस खिलते गुलाब के आसपास मैं अपनी आदत के मुताबिक मंडराने लगा था। बहुत जल्द मैंने संध्या से अपनी दोस्ती और फिर प्यार का इजहार किया, जिसे उसने शर्मा कर कबूल कर लिया था। हाँ, ये सच था कि मुझे संध्या से प्यार हो गया था और जल्द ही हमारे प्यार के अफसाने सारे कॉलेज में चर्चा की बात हो गए थे। संध्या भी अपना पूरा प्यार मुझ पर उड़ेल रही थी और ये उसके प्यार का ही असर था कि मैं अब उससे मिलने के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर नहीं गया था। भले ही संध्या ने मुझे प्यार सिखा दिया हो, पर मेरे जिस्म को दिया गया पूजा का जुअर उतरा नहीं था और इस जुअर ने उस दिन अपना असर दिखाया जब संध्या दोपहर की तन्हाई में मुझसे मिलने मेरे कमरे पर आई थी। आज उसने ब्लैक कलर के रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जिस पर रेड कलर के गुड़हल की पत्तियों की तरह बनावट थी और उस कुर्ते के नीचे सफ़ेद शलवार। उसका गोरा बदन इस लिबास में उबल उबल पड़ रहा था। आज पहली बार संध्या मेरे साथ बिस्तर पर थी। उसके खूबसूरत जिस्म से होता हुआ मेरा हाथ उसकी शलवार तक पहुंचा ही था कि तभी मेरा हाथ पकड़कर वो बोली, नहीं ऋषि, ये नहीं। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए मैं बोला, संध्या क्या हुआ, मुझसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं ऋषि, ऐसी बात नहीं है। सच तो ये है कि बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। इतना कहकर उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रख लिया था, लेकिन वापस से मेरा हाथ फिर से उसकी शलवार तक पहुँच गया था। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर जिस्मों में दूरियां क्यों? संध्या बोली, जिस्मों में दूरी इसलिए क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। फिर मेरे हाथ को उसने अपने सीने पर रखते हुए बोला, मेरे प्यारे प्रेमी, जब तक आप हमारे पति नहीं बन जाते तब तक इसी से काम चलाओ। इतना कहकर संध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैं उसकी हंसी में डूब गया था। संध्या वो पहली लड़की थी जो मेरे साथ बिस्तर पर लेट कर भी उतनी ही दूर थी जितनी लड़की किसी मर्द के साथ बिस्तर पर बिना लेटे हुए होती है। भले ही मैं संध्या से टूटकर प्यार करने लगा था, पर पूजा के दिए जुअर से आज़ाद न हो सका। उस शाम संध्या के जाने के बाद इस जुअर ने अपना भयंकर रूप दिखाया और मैं इसे शांत करने के लिए जिस्म की तलाश करने लगा। इसी हाल में मुझे अपने दोस्त रतन मिला। मेरा चेहरा देखकर ही वो मेरी हालत समझ गया और मेरे कुछ कहने से पहले ही बोला,
देख ऋषि, कॉलेज की किसी लड़की से कतई नहीं, वरना संध्या भाभी का दिल टूट जाएगा। फिर मैंने बेचैनी से पूछा, एक लड़की को मैं जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है, खूबसूरत इतनी कि अप्सरा भी शर्मा जाएं, अपने खर्चे के लिए कभी कभी किसी लड़के को बुला लेती है। एक बार मैं गया था, जन्नत का मज़ा मिला था। तू कहे तो मैं बात करूं, अगर उसे ज़रूरत होगी तो बुला लेगी। हाँ, थोड़ी उम्र में ज़्यादा है हमसे। मैं कुछ बोल ना सका, बस इसरार में सर हिला दिया। फिर रतन पास के पीसीओ में जाकर किसी से बात करता रहा। कोई 2-3 बार फ़ोन किया, फिर मेरे पास आकर एक आंख दबाते हुए बोला, चल उठ जा, तेरा काम हो गया। उसने बुलाया है। अगले ही पल उसने कागज़ पर उस लड़की का पता लिखकर थमा दिया और बोला कि पैसे लेकर जाना। दरवाजे पर लगी कुंडी मैंने 2-3 बार खटखटाई। उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो एक सांवली सी ठिगनी लड़की मेरे सामने खड़ी थी, होंठों पर सवाल लिए, किससे मिलना है? जी जी, मैं हकला कर रह गया। वैसे भी सामने खड़ी लड़की को देखकर मैं मन ही मन रतन को 1000 गालियां दे चुका था। मुझे हकलाते हुए देखकर वो गुस्से से बोली, ओह, ये लड़की बाज नहीं आने वाली। फिर वो चिल्लाकर बोली, ओए बाहर आ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। मुझे अभी कमरे में खड़े 1-2 मिनट ही हुए थे कि अपने गीले बालों को तौलिया से सुखाते हुए वो आ गई। जैसे ही उसने बाल पीछे करके सर उठाकर मुझे देखा, मेरे मुंह से निकला, पूजा। कुछ पल वो मुझे खामोश खड़ी निहारती रही, फिर दौड़कर मुझे गले लगाकर बोली, ओह ऋषि, तुम हो? हाँ मैं हूँ, मैं उसे अपने से परे ढकेलते हुए बोला। पूजा वापस आकर मेरे गले से लगते हुए बोली, ऋषि, कितने दिनों बाद हम देख रहे हैं आपको, यकीन ही नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं होता पूजा कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। किस हद तक ऋषि? ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? आज कितने दिनों बाद मिले और ये क्या बातें करने लगे? वही बातें पूजा जो करनी चाहिए। तुम अपने जिस्म का जोर उतारने के लिए उस जिस्म को मर्दों के आगे बेचती हो। क्या इसे गिरना नहीं कहते? ऋषि, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें कैसे कहें कि ये पढ़ाई, ये पीएचडी, इसमें कितने पैसे लगते हैं? ये सब कहाँ से आता, जबकि घर वाले मेरी शादी बीए के बाद ही कर देना चाहते थे। पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इस तरह से पूजा, मैं उसके कंधे झकझोरते हुए बोला। यूं गंदगी में गिरकर तुम खड़ा होना चाहती हो? कुछ बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो तुम? मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूजा बोली, ऋषि, ये ठीक है कि ये रास्ता गलत है। मैं मानती हूँ कि मेरे जिस्म को कई मर्दों ने हासिल किया है, पर कोई लड़की उस शख्स को नहीं भूलती जिसने उसे पहली बार पाया हो। ऋषि, तुम ही वो हो जिसने मुझे पहली बार पाया था। ऋषि, तुम अब तक मेरी सांसों में बसे हुए हो। मैं वो पल नहीं भूली जब तारों की रोशनी में तुमने मेरे कुंवारेपन को हासिल किया था। मेरे हाथों को पकड़े वो और न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, पर मैंने वो सब अनसुना करके उसे वापस अपने से परे धकेल दिया। वो अपने घुटनों पर सर रखकर सिसकने लगी थी। मैंने कहा, पूजा, मैं भी तुम्हें याद करता था। मैंने भी उस रात के बाद तुम्हारी राह देखी थी, तुम्हारा इंतज़ार किया था, पर तुम्हें आज यूं पाकर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम तो वैश्या निकली। पूजा, वैश्या? मेरी बात सुनकर वो कुछ पल खामोश मुझे देखती रही, फिर अचानक खड़े होकर बिखरते हुए बोली, ऋषि, मैं वैश्या हूँ? ठीक कहा, पर तुम यहाँ एक वैश्या के घर क्या करने आए हो? तुम भी तो उतने ही गिरे हुए हो जितना मैं, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा। और अब मैं खुद को वैश्या कहने वाले को यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे धक्का देते हुए वहाँ से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। सच तो ये था कि पूजा ने आज मुझे आईना दिखा दिया था। पूजा के दिखाए गए आईने ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने खुद को बड़ी तेज़ी से बदल दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और संध्या को समर्पित था। बीटेक करके मुझे एक नौकरी मिल गई थी और मैंने संध्या के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद शादी का ऐलान कर दिया। हम दोनों के घर वालों ने हमारी होने वाली शादी को मंजूरी दे दी थी।
पर हमारे परिवार की एक परंपरा के मुताबिक थोड़ी सी अड़चन आ गई। मेरे ताऊजी के बेटे विवेक भैया, जो जन्म से हमेशा गांव से बाहर ही रहे थे, उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी और परिवार की परंपरा के मुताबिक जब तक किसी बड़े की शादी ना हुई हो, छोटे की शादी नहीं हो सकती। पर यह अड़चन भी जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। एक दिन विवेक भैया ने फ़ोन करके कहा कि उन्होंने लखनऊ में एक जूनियर वैज्ञानिक से शादी कर ली है, जो उनके ही डिपार्टमेंट में इस साल आई थी। विवेक भैया वनस्पति अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक थे। यूं बिना किसी को बताए शादी कर लेने से परिवार के लोग विवेक भैया से थोड़ा नाराज़ हुए। फिर स्वीकार करते हुए उन्हें बहू के साथ तुरंत घर आने की ताकीद की। हाँ, विवेक भैया के इस तरह शादी कर लेने से मैं बहुत खुश था। मेरा रास्ता जो अब साफ हो गया था। ये खबर मैंने संध्या को भी दे दी थी और उसने भी खुश होकर फ़ोन पर ही मुझे चूम लिया था। मैं और संध्या बाज़ार से भैया और भाभी के स्वागत के लिए जब गुलदस्ता लेकर घर पहुँचे तो विवेक भैया और भाभी घर आ चुके थे। लोग उनके स्वागत में बिजी थे। लोगों के मुंह से भाभी की खूबसूरती के कसीदे गढ़े जा रहे थे। मैंने भाभी को देखने की कोशिश की तो लोगों से घिरे होने की वजह से देख ही नहीं पाया। तभी विवेक भैया की नज़र मुझ पर पड़ी और वे चिल्ला कर बोले, आओ ऋषि, कैसे हो? आकर अपनी भाभी से मिलो। भाभी से मिलने की खुशी में मैं तेज़ी से आगे बढ़ा, पर जल्दी ही ठिठक कर खड़ा हो गया। पूजा। मेरे होंठ हल्के से हिले, शरीर पूरी तरह से कांप कर रह गया। हाथ में पकड़े हुए गुलदस्ते को मेरे हाथ से लेते हुए विवेक भैया बोले, ये तो मेरे लिए है, अब बोल अपनी भाभी को क्या दोगे? तभी माँ ने कहा, चलो ऋषि, भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लो और देख तो विवेक किस खूबसूरत लड़की को हमारी बहू बनाकर लाया है। मैंने खामोश होकर पूजा की तरफ देखा तो उसने हल्के से बाईं आंख दबा दी। मुझे खड़ा देखकर मेरी बहन ने हल्के से धक्का मार के कहा, भैया अब जल्दी पैर छूकर यहाँ से हटो। और भी लोग लाइन में लगे हैं भाभी से मिलने के लिए। पूजा के रूप में भाभी को देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ा और झुककर अपने हाथ की उंगली को पूजा के पैर पर टिका दिया। पूजा के पैर छूते ही मुझे लगा कि वो ज्वर मेरे शरीर से उतर गया जो कभी पूजा ने मेरे शरीर को छू कर दिया था। मैं पलटकर जब वहाँ से हटा तो मेरे कानों में ये शब्द गूंज उठे कि एक दिन किसी हम जैसी के पैर तू भरी महफिल में छुएगा। उस दिन मुझे याद करना। आज मुझे गुंजा की माँ याद आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक लड़की रोज़ मुझसे पिज़्ज़ा मंगवाती। एक रात जब मैं पार्सल देने गया तो बारिश शुरू हो गई। वो कहने लगी, अंदर आ जाओ ना, बारिश रुक जाए तो चले जाना। मैंने इनकार कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, तुम पूरे भीग चुके हो, अंदर आ जाओ। वो भी पूरी भीगी हुई थी। उसका लिबास बदन से चिपका हुआ था। करीब आकर कहने लगी, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है, मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। इतना कहकर वो मेरे सीने से लग गई। अचानक बिजली के कड़कने से उसने मुझे और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। मैं भी इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं था। अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया। मैंने उसे गोद में उठाया और उसके कमरे में लेकर गया और फिर मैंने उसके एक एक करके सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैं एक डिलीवरी बॉय था। सुबह से शाम तक मेरा बस यही काम था। मोटरसाइकिल में यूँ चलाता था जैसे पायलट जहाज़ उड़ाता है। मोटरसाइकिल पर मेरी स्पीड बहुत तेज़ थी। जहाँ दूसरे डिलीवरी बॉय दिन में 5-6 ऑर्डर पूरे कर पाते थे, मैं 10 से 12 ऑर्डर कर चुका होता था। वैसे तो हम जैसे लड़कों का एक ही रोना होता है, बेरोज़गारी और गुर्बत, लेकिन उस पर भी मेरी शक्ल सूरत बहुत ही खूबसूरत थी। बस डिलीवरी बॉय का अगर यूनिफॉर्म न पहनता तो लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाती। आज भी मैं उसी घर के सामने खड़ा था जो पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन मुझसे कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी। काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। मेरे आने से पहले ही अपना दरवाज़ा खोल कर खड़ी हो जाती।
जैसे ही मेरी बाइक खड़ी होती, उसके चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट सज जाती थी। मैं उसका सामान उसके हवाले करता और वो मुझे एक खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाज देती, साथ ही मुझे पैसे पकड़ा देती। मैं थैंक यू मैम कहकर वहाँ से चला जाता। पिछले 3 महीने से यही सिलसिला जारी था। कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी दूसरा सामान वो मुझसे मंगवाया करती थी। मेरा फ़ोन नंबर उसने उस वक्त लिया था जब इत्तेफाक से दूसरी बार उसका ऑर्डर मैं उसके घर पर देने गया था। कहने लगी, हर बार एक नया डिलीवरी बॉय आता है और मेरे घर का रास्ता उसे याद ही नहीं होता। कई कई घंटे मुझे उसे समझाने में लग जाते हैं कि दाईं जानिब मुड़ जाओ, सीधा सीधा आओ, ब्लैक कलर का गेट है, वहाँ रुक जाओ। लेकिन कम वक्त को घर का रास्ता ही नहीं मिलता। तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें बुला लिया करूँगी। फिर अपनी आंख दबाकर मुझसे धीरे से कहने लगी, तुम्हारी मेहनत से 100 रुपये ऊपर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल ठीक है। मेरा घर भी उस लड़की के घर के करीबी इलाके में ही था। मैंने सोचा कि इस तरह से मुझे कम पैसों में सामान भी करीब ही छोड़ना पड़ेगा, पैसे भी ज़्यादा मिल जाया करेंगे। और वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और अदाएं भी बहुत दिखाती थी। मैं दिल फरेब किस्म का इंसान तो नहीं था, लेकिन जब सामने वाला खुद अपना आपा पेश करने वाला हो तो फिर मुफ्त की शराब तो कारी को भी बुरी नहीं लगती। 3 महीने तक मैं उस खूबसूरत हसीना को मुख्तलिफ चीज़ें देने जाता रहा, लेकिन उससे बात भी हो जाती थी। अब वो मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। सर्दियों की रातें थीं। उसने एक रात मुझे कॉल की। उस वक्त मैं घर पहुंचा ही था। खाना खाकर अपनी चारपाई सहन में बिछाई, उस पर लेट कर रजाई में घुस गया। छोटी बहन से कहा कि एक कप चाय बना दो। रजाई में घुसकर मैं गरम गरम चाय के घूंट भर रहा था जब उस लड़की की कॉल आ गई। मैंने वक्त देखा, रात का 1 बज रहा था। मैंने बेजार सी शक्ल बनाई कि अब ये इस वक्त मुझसे कुछ न कुछ मंगवाएगी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो चहकती हुई आवाज़ आई। कहने लगी, काशिफ, पिज़्ज़ा खाने को दिल चाह रहा है, प्लीज़ पिज़्ज़ा लाकर दे दो ना। मैंने कहा, वक्त देखा है आपने, इतनी सर्दी हो रही है। मैं इस वक्त रजाई में घुसकर बैठा हूँ और गरम गरम चाय पी रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ऐसे हालात में आपको लगता है कि मैं अपनी रज़ाई छोड़कर, अपनी चाय छोड़कर आपके लिए पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा? जितनी वो मुझसे बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी, मैं उससे हंसी मजाक में ऐसी बातें कह देता था। कहने लगी, बहुत भूख लगी है, मेरे घर पर आज भिंडी बनी है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सुबह का बस नाश्ता किया हुआ है। अगर तुम मुझे पिज़्ज़ा ला दो तो मैं तुम्हें डिलीवरी चार्जेस के अलावा 100 रुपये दूंगी। मैंने कहा, मैं सिर्फ 100 रुपये की खातिर अपनी रज़ाई नहीं छोड़ सकता। मेरी बात पर वो हंसने लगी। कहने लगी, चलो 200 दे दूंगी। चलो 400 ले लेना। मैंने कहा, ठीक है, आ रहा हूँ। कहने लगी, सो स्वीट ऑफ यू। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके ऐसे जुमले अक्सर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसके घर जाऊंगा तो आज मुझ पर एक बम धमाका होने वाला है। मैंने कहा, काशिफ मियाँ, हटाओ ये रज़ाई और जाकर अपनी जान को पिज़्ज़ा देकर आओ। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, दुबली पतली सी, स्मार्ट सी, बाल भी लंबे थे, क्योंकि अक्सर बाल खोलकर ही वो दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मेरे लिए तैयार भी होती थी। मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन थी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि मोहब्बत कहाँ तख्तो ताज देखती है, इतनी भी अमीर नहीं है। हाँ, ये है कि मुझसे बेहतर है। मैं तो एक छोटे से इलाके का रहने वाला एक गरीब सा इंसान था। अपने माँ बाप का वाहिद सहारा था। मेरे वालिद की मोहल्ले में नाई की छोटी सी दुकान थी, लेकिन मुझे उस काम से शुरू से चिढ़ थी। अब्बू तो कहते थे कि मेरे साथ दुकान पर हजामत किया करो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे ये काम नहीं करना। 3 बहनें थीं घर में, सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरे में अम्मी और अब्बू सोते थे, दूसरे में मेरी बहनें। इसलिए मुझे बस एक सहन ही मिला हुआ था जहाँ पर अम्मी चरपाई बिछा देती थी और मैं अपनी सर्दियाँ गर्मियाँ वहीं गुजारता था। अम्मी की कमेटी खुली तो अम्मी ने मुझे बाइक दिला दी और फिर मैंने डिलीवरी बॉय बनना पसंद किया। मैंने चाय का खाली कप साइड पर रखा,
रज़ाई से उठकर अपनी जैकेट पहनकर तैयार हो गया। मेरी जेब में 1000 का नोट मौजूद था। मैंने लार्ज साइज का पिज़्ज़ा लिया और रुबीना के घर के सामने जाकर उसे कॉल कर दी। वो कहने लगी, हाँ बस आ रही हूँ। मैं बाहर खड़ा बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन 10 मिनट हो गए वो नहीं आई। दोबारा मैंने कॉल की तो फ़ोन नहीं उठाया। सर्दी की शिद्दत आज बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपने दोनों हाथों को रगड़ा, मुंह से फूंक मारकर उन्हें गर्म करने की कोशिश करने लगा। मेरे मुंह से भी धुआं सा निकल रहा था। होंठ भी सर्दी के मारे कँपा रहे थे। मैं चाह रहा था वो जल्दी से आए और अपना पिज़्ज़ा ले और मैं अपने घर जाऊं। न जाने बेचारी को कितनी भूख लगी होगी। वो नहीं आई तो मैं अपनी बाइक से उतरा, पिज़्ज़ा लिया और डोर बेल बजा दी। कुछ ही देर में जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने एक बड़ी उम्र का शख्स खड़ा हुआ था, जो मुझे बड़े गुस्से से घूर रहा था, और रुबीना डरी सहमी उस बुढ़े के पीछे खड़ी थी। वो कहने लगा, क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने एक नज़र रुबीना की तरफ देखा, फिर मैंने कहा, जी मैं डिलीवरी बॉय हूँ, पिज़्ज़ा मंगवाया था ना आपने? वो कहने लगा, किसने मंगवाया था पिज़्ज़ा? रुबीना पीछे खड़ी ना में सिर हिलाने लगी कि मैं ये ना बताऊं कि पिज़्ज़ा रुबीना ने मंगवाया था। मैंने उसका मकान नंबर देखा और अगले घर का मकान नंबर बोल दिया। वो कहने लगा, ये हमारा मकान नंबर नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं उनसे पूछ चुका हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने मंगवाया है। मैंने कहा, देखो मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, शायद मेरे साथ किसी ने शरारत कर दी है, मैं ये पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसने भी ये पिज़्ज़ा मंगवाया है उसने शायद गलत एड्रेस दे दिया है, इसलिए अगर आप रख लें तो मेरे पैसे बच जाएंगे। मैंने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाई। मैं चाहता था कि रुबीना पिज़्ज़ा खा ले क्योंकि उसने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। वो शख्स कुछ देर तो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, कितने का है? मैंने कहा, 1000 का। उसने जेब से 1000 रुपये दिए और पिज़्ज़ा लेकर अंदर चला गया। मैंने सुकून का सांस भरा। इससे पहले कि मैं बाइक की जानिब पलटता, मुझे उस घर से शोर की आवाज़ आई। वो शख्स रुबीना से कहने लगा कि शुक्र करो वो लड़का किसी और का ऑर्डर लाया था, लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि तुमने मंगवाया है तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। घर की बहू बेटी दरवाजे पर गैर मर्दों से चीज़ें मंगवाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मेरे घर की बहू हो, मेरे घर की इज्जत हो। अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं राशिद को फ़ोन करके दुबई से बुलवा लूँगा और तुम्हारे मायके में जाकर तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। पकड़ो ये पिज़्ज़ा, मैं तो ये नहीं खाता। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया था। तो क्या रुबीना शादीशुदा थी? ये सोच कर तो मेरा दिल बुझ सा गया था। मैंने रुबीना के हवाले से ख्वाब अपनी आंखों में सजा लिए थे। उस शख्स की बात को सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो रुबीना का ससुर है और नहायत ही सख्त मिजाज है, और वो बेचारी न जाने कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। शायद उसका शौहर बैराने मुल्क में रहता है। तभी वो अंकल कह रहा था कि राशिद को बुला लूँगा, तुम्हारी शिकायत लगा दूँगा, तुम्हारे मायके में शिकायत लगाऊँगा। मेरा दिल रुबीना के लिए हमदर्दी के जज्बात से उभरने लगा था। अगले रोज़ रुबीना की कॉल आई। कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे ससुर के सामने मेरी इज्जत रख ली। मैंने कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? कहने लगी, हाँ, बस मेरी किस्मत ख़राब थी जो मैं इस घर में शादी करके आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा शौहर तुम्हें सपोर्ट क्यों नहीं करता? कहने लगी, वो दुबई में रहता है, कई महीने में वापस आता है और आ भी जाए तो अपने माँ बाप के सामने नज़रें नहीं उठा सकता, तो वो मुझे क्या सपोर्ट करेगा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ और अफसोस भी। वो कहने लगी, तुम नहीं जानते मैं कैसी तंगी और तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये थोड़े बहुत पैसे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जमा करती हूँ ताकि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ, वरना राशिद जितने भी पैसे भेजता है वो सब मेरे ससुर के पास होते हैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे दुख होने लगा था। मैंने कहा, तुम्हें जब भी कुछ खाना हो मुझे बता देना, और ये भी बता देना कि तुम्हारा खड़ूस ससुर घर पर नहीं होता, तब मैं तुम्हें देने आया करूँगा। वो कहने लगी, पता नहीं मैंने तुमसे अपने दिल की बात क्यों कह दी। मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, तुम मेरे लगते ही क्या हो।
اس کی دکھ بھری آواز سن کر میرا دل لاچارگی سے دھڑکا تھا۔ ایک بار رات کے 12 بجے روبینہ کا فون آیا۔ کہنے لگی میرے گھر پر کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز تم میرے گھر آ جاؤ نا۔ میں نے کہا میں کیسے تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ اگر تمہارا سسر پیچھے سے گھر میں آ گیا تو؟ وہ کہنے لگی وہ دونوں گاؤں گئے ہوئے ہیں، ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، میرے گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں اس کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اور وہ دروازہ کھولے بدحواس سی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان بھری لہر دوڑی۔ میں اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر بلانے لگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں، لیکن وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ کہنے لگی تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں اتنی دیر نہیں رک سکتا، میں تو بس تمہیں یہی کہنے آیا تھا کہ تم اپنے گھر کے دروازوں کو اچھی طرح سے لاک کرو اور رات کو کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا، کیونکہ تم گھر میں اکیلی ہو۔ وہ کہنے لگی میں آج تک کبھی بھی اکیلی نہیں رہی، ایسا کرو تم لاؤنج میں سو جاؤ، مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ گھر میں کوئی ہے۔ میں نے کہا روبینہ یہ مناسب نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ تمہارے سسر صبح صبح گھر آ گئے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو تمہاری بدنامی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے۔ ابھی ہم یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر بارش کی آواز آنے لگی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں جیسے ہی تیز قدموں سے صحن کی جانب بڑھا تو باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ روبینہ کہنے لگی اوہ ہو اتنی تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں گھر چلا جاؤں گا۔ میں ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا جب زوردار بادل گرجنے کی آواز آئی۔ روبینہ ڈر کے مارے میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کے اس بے اختیاری عمل نے مجھے فریز کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک کرنٹ کی لہر تھی جو میرے پورے وجود میں پھیل گئی۔ ایک دم سے میں پیچھے ہٹا، گناہ کا خوف مجھے ڈرانے لگا۔ میں نے کہا روبینہ تم دروازہ بند کر لو، میں گھر جا رہا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگی، کہنے لگی مت جاؤ، مجھے بارش سے بہت خوف آتا ہے، میں مر جاؤں گی۔ کاشف، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت تک ہم دونوں صحن میں کھڑے، دونوں بھیگ چکے تھے۔ بارش کم ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اس کا ٹائٹ لباس بارش کی وجہ سے اس کی زینت کو ظاہر کرنے لگا تھا۔ میری نظروں میں بےتابی بڑھنے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا پہلو بدلا، نظریں جھکائیں۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا، ورنہ شاید خود پر قابو کھو بیٹھتا۔ اس لیے میں نے روبینہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا، لیکن عین وقت پر آسمان پر بجلی چمکی، بادل کی گرج سے روبینہ کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کاشف کہتی ہوئی میرے پہلو کے ساتھ لگ گئی۔ میں بھی انسان تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، اور جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ میری بھی عقل اس وقت کام کرنا چھوڑ گئی، بس دل کی دھڑکنیں تھیں جو اس وقت روبینہ کے دل کے ساتھ دھڑک رہی تھیں، کیونکہ وہ میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے خوف کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر سے جکڑ رکھے تھے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ مجھ پر بے خودی سی چھانے لگی۔ میں اسے اندر لے گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اور پھر ہمارے جذبات پوری طرح جاگ اٹھے تھے۔ شیطان ہم پر حاوی ہو چکا تھا۔ روبینہ نے مجھے بس ایک بار ہی منع کیا تھا، لیکن میں مکمل اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں زنا جیسا گناہ کر چکا تھا۔ میں بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کاشف یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا اور تم نے، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا دیکھو جو کچھ ہوا ہے وہ حادثائی طور پر ہوا ہے۔ رات کو بارش بہت تیز تھی اور پھر تم خود بھی تو میرے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی میں خوف زدہ تھی، ڈری سہمی تھی، تم تو مرد تھے، تمہیں تو ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے تھا نا۔ میں تو خوف کے مارے پناہ مانگ رہی تھی، لیکن تم نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا دیکھو جو کچھ بھی ہو گیا ہے
اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، تمہیں مجھے بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تم سمجھو میرا ہی قصور ہے، میں ہی غلط ہوں۔ اس نے اپنی معصوم شکل بنا کر کہا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا، مجھے اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہونے لگی۔ میں گھر آیا تو میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر تھے؟ رات بھر میں نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا امی رات کو بہت طوفانی بارش ہو گئی تھی، اس لیے اپنے دوست کے گھر رک گیا تھا۔ میری امی کہنے لگیں بارش کو رکے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں اور رات کی بارش کی پیش گوئی تو 4 دن پہلے سے ہی کر دی گئی تھی، تمہیں وقت پر گھر آ جانا چاہیے تھا۔ میں رات بھر تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی، فون تو کر سکتے تھے کہ دوست کے گھر پر سو گیا ہوں۔ 100 فون کیے تمہاری بہنوں نے، لیکن تم نے فون اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں کمرے میں چلا گیا، بہنوں سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتا ہوں، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلی جائیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مجھے اپنے کیے گئے گناہ کا شدید احساس ہو رہا تھا، مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مجھے روبینہ کی بھی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد نہ تو روبینہ کا کوئی فون آیا، نہ میں نے اس سے رابطہ کیا۔ چند دن بعد روبینہ کی کال آئی، میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھائی۔ کہنے لگی کاشف مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب سے تم گئے ہو مجھے بس تمہارا ہی خیال پریشان کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے کہا دیکھو یہ سب ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا شوہر مجھے اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے لایا ہے، اس نے خود تو پردیس میں شادی کر رکھی ہے، اپنے بیوی کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے اور مجھے یہاں تنہائی کا عذاب جھیلنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ میں بھی تو انسان ہوں۔ روبینہ سسکیوں سے روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، کیسا خود غرض شوہر تھا اس کا۔ وہ کہنے لگی بس مجھ سے بات کر لیا کرو، اپنی آواز مجھے سنا دیا کرو، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا دل بھی اب روبینہ کی محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ جب بھی دن کے وقت وہ اکیلی ہوتی مجھے بلا لیتی، مجھے اپنے کمرے میں لے جاتی، پھر مجھ سے محبت بھری باتیں کرتی اور میرے قریب آ جاتی۔ کئی بار ہم دونوں محبت کے نام پر گناہ کر چکے تھے۔ ایک بار میں ابھی روبینہ کے کمرے میں ہی تھا جب اس کے گھر کا دروازہ بجنے لگا، ڈور بیل بھی بجنے لگی۔ یہ سن کر ہم دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ میں فوراً سے روبینہ کے کمرے میں چھپ گیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی میرے سسر ہوں گے، جیسے ہی وہ کمرے سے جاتے ہیں میں کھڑکی سے تمہیں باہر نکال دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کے کمرے کے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ روبینہ کے منہ سے راشد کا نام سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا شوہر دبئی سے آیا تھا۔ کہنے لگا میرا سرپرائز تمہیں کیسا لگا رومی؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی بہت بہت اچھا۔ اس کا شوہر کہنے لگا امی ابو کہاں پر ہیں؟ وہ کہنے لگی وہ تو کسی دوست سے ملنے گئے ہیں، آپ نہا لو میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ محبت کرنے لگا، کہنے لگا روبینہ تمہارے بغیر میں نے کیسے یہ وقت گزارا ہے، پہلے مجھے یہ تو بتانے دو۔ روبینہ کا سارا دھیان مجھ پر تھا، بہت ڈری اور خوف زدہ سی تھی، اپنے شوہر سے اپنا آپا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی بے تابیاں دکھا رہا تھا۔ میرے سامنے اس نے روبینہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اور مجھ پر کیا بیتی یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے اسے اس کے شوہر کے ساتھ برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا شوہر واش روم جا چکا تھا۔ روبینہ میرے پاس آئی، پردہ ہٹا کر مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا روبینہ اپنے شوہر سے کہو دور رہے، ورنہ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اب تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے شوہر کو بھی نہیں۔ اس سے کہو وہ تمہیں طلاق دے دے اور رہے اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ میں بے حد غصے میں تھا۔ روبینہ کا رنگ اڑا ہوا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ ابھی جاؤ یہاں سے، میرے شوہر نے تمہیں دیکھ لیا تو آج کی رات میری آخری رات ہوگی۔ میں نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد روبینہ نے مجھے فون کرنا بھی چھوڑ دیا، لیکن مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب بھی یہ خیال آتا کہ وہ اپنے شوہر
मुझे बेचैनी सी होने लगती। मैं रुबीना को ढेरों मैसेज करने लगा, उससे कहता कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। वो अब मुझसे बहाने करने लगी थी। मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की आग लगाकर अब वो मुझसे दूरी इख्तियार कर रही थी और मैं उसकी कुर्बत के लिए अब बेचैन होने लगा था। यह शायद गुनाह की आदत होने लगी थी। एक बार मुझसे रहा नहीं गया तो मैं एक पिज़्ज़ा लेकर उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा उसी ने खोला। उसे देखकर मेरा दिल बेकरार सा होने लगा। वो मुझे देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुम क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। कहने लगी, मेरे ससुर और सास अपने कमरे में हैं, तुम जाओ। लेकिन मैं घर के अंदर आ गया। मैंने कहा, मैं अपने दिल का क्या करूं? रुबीना, मैं पागल हो जाऊंगा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो मुझे अपने कमरे में ले गई, मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो। ये कहकर वो मुझसे पीछे हट गई, लेकिन मुझे कहाँ सब्र था। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया, अपनी बेताबियां दिखाने लगा, जिसकी आदत उसी ने मुझे डाली थी। वो मुझे पीछे करने की कोशिश में थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। शायद जल्दबाजी में रुबीना कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। सामने उसका ससुर खड़ा था। उसे देखकर तो मेरा भी रंग उड़ गया था। रुबीना ने मुझे धक्का दिया और अपने ससुर के पास जाकर रोने लगी। कहने लगी, ये शख्स न जाने कैसे घर में घुस आया है। मेरे कमरे में आकर मेरे साथ ये कहकर रोने लगी। मैं हैरान रह गया। अपने आप को बचाने की खातिर वो मुझे बुरी तरह फंसा चुकी थी। उसका ससुर मुझे मारने लगा। उसने शोर मचा दिया। मोहल्ले के लड़के जमा हो गए और मुझे मारने लगे। रुबीना का शौहर भी आ गया। उसने मुझे बहुत मारा। कहने लगा, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तुम चोरों की तरह मेरे घर में आकर मेरी बीवी के साथ गुनाह कर रहे थे। मैंने कहा, मैं रुबीना से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, उसे छोड़ दो। मेरा ये कहना था कि रुबीना का रंग उड़ गया। वो अपने शौहर के सामने साफ मुकर गई। कहने लगी, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। मैंने कहा, रुबीना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने प्यार किया है, कह दो तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। कहने लगी, राशिद, ये लड़का झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है, ताकि ये सज़ा से बच जाए, इसे जेल भिजवा दो। मेरी बात पर किसी ने एतबार नहीं किया। रुबीना कहने लगी, ये शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम्हें तुम्हारे शौहर के सामने झूठा साबित कर दूंगा। वो लड़की बहुत बड़ी झूठी थी, मक्कार थी। उसके शौहर ने कोई दूसरी शादी नहीं की थी। वो हर 2-3 महीने बाद इंडिया आता था। कई बार वो भी उसके साथ दुबई जा चुकी थी। उसके शौहर ने दूसरी शादी भी नहीं की थी और उसे हर महीने उसकी अय्याशियों के लिए खर्चा भी भेजता था। लेकिन ये इस औरत का शौक था, नौजवान लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर अपना जी बहलाना, और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अब जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। मुझे 2 साल की कैद हुई थी। मेरे बूढ़े माँ बाप वकीलों और पुलिस वालों को पैसे दे देकर थक गए थे ताकि मैं जेल से बाहर आ जाऊं। औरतों का ये घिनौना रूप मैंने पहली बार देखा था। शौहर के होते हुए मजलूम बनकर रोना। रोकर उसने मुझे इस्तेमाल किया था। जानबूझकर मुझे उस रात को बुलाया। बारिश की पेशगोई तो पहले ही हो चुकी थी। वो जानती थी उस दिन बारिश होगी। मुझे बुलाकर उसने जानबूझकर मेरे अंदर हवस की आग जलाई थी। मोहब्बत का नाम देकर वो मुझसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। यहाँ तो वो झूठ बोलकर बच गई, लेकिन खुदा के सामने क्या करेगी? बेशक मैं भी कसूरवार था, मुझे भी गुनाह से बचना चाहिए था, लेकिन मैं बहक गया था। शैतान ऐसे ही इंसान को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करता है, और मैं भी उस धोखे में आ चुका था। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा मत करना। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।